देखो इधर हम लोग जो है पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। उसी में अगला क्वेश्चन है, हम लोग अब तक देखे हैं जो एक से अधिक संख्याएं हैं तो उसको हम लोग सिंगल सिंगल करके जो है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद गुणनखंडों को निकालते हैं उभयनिष्ठ और फिर उनका जो है आपस में गुणा करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात किए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दो संख्याएं हैं, दोनों को हम लोग एक साथ किस तरीके से गुणनखंड करेंगे ये आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये है हमारा जो है 24 और 96। तो महत्तम समापवर्तक में 24 और 96 का गुणा करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे तो दोनों संख्याएं एक साथ भाग जानी चाहिए। दोनों संख्याएं जो है एक साथ भाग जानी चाहिए। अगर किसी एक संख्या जाता है और दूसरा नहीं जाता है तो वहां पास हम लोगों को स्टॉप कर देना है। जैसे देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगी बातें। 2 से देखते हैं, 2 का टेबल हमें इतने बार पढ़ना है कि 24 से ज्यादा ना हो। तो ये हो जाएगा 2, 2 एक काम 2 और 2 दूने 4, ये चला गया। अब यहाँ देखते हैं ये 9 है और ये 6 है, तो सिंगल सिंगल करके गुणनखंड करते हैं। तो 2 का टेबल इतना बार पढ़ो कि 9 से ज्यादा ना हो। तो 2 चौके 8, 9 में से 8 जाएगा तो एक बचेगा शेष फल। अब वो एक यहाँ आ गया और ये पूरी संख्या हो गई 16। अब 2 का टेबल हम इतने बार पढ़ना है कि 16 से ज्यादा ना हो। तो 2 अट्ठे 16, ये आ गया हमारा 12 और 48। फिर हम क्या करेंगे, जब तक 2 से भाग जा रहा है तब तक हमें भाग करते ही रहना है। फिर हम लोग 2 से देखते हैं, 2 से ये जा रहा है क्या, तो जा रहा है 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 एकम 2 और 2 चौके 8। फिर ये 2 से जा रहा है, ये देखो 2 से 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 दूने 4। अब जो है यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 12। अब ये जो है 2 के टेबल से नहीं जा रहा है क्योंकि 12 तो जा रहा है लेकिन 3 नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना है, टेबल बदल देना है। अभी मैं बताया हूं कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या, जो संख्या यहाँ पे दिया गया है वो संख्याएं एक ही टेबल से भाग जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है, कोई भी एक संख्या अगर नहीं जाता है तो आपको टेबल चेंज कर देना है, क्योंकि दोनों संख्याएं एक साथ जो है भाग जानी चाहिए। तो हम लोग टेबल चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, 3 एक कम 3 और 3 चौके 12। अब यहाँ 4 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। तो अभी हमने बताया कि दोनों संख्याएं एक साथ जानी चाहिए। अब ये जो है 1 से ही जाएगा, ये दोनों संख्याएं, तो अब यहाँ से हमारा गुणनखंड खत्म हो गया क्योंकि अब दोनों संख्या नहीं जा रही है। तो इतना ही हमारा गुणनखंड आएगा। इन गुणनखंडों को आपस में लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 और गुणित 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूने 6, 6 दूने 12 और 12 दूने 24। तो ये 24 जो है आपका 24 और 96 का मासा 24 है। इस तरह से 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक साथ भी हल करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। तो अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, अपवर्तक विधि में से ज्ञात किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 तरीके बता दिया। पहला तरीके में हम लोग 24 का ही अलग से निकाल करके हल कर सकते थे और 96 का अलग से निकाल करके हल कर सकते थे। उनके गुणनखंडों में उभयनिष्ठ निकालते और उनको आपस में गुणा करके महत्तम समापवर्तक निकालते। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम जो है महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे भाग विधि या सतत विभाजन विधि। तो अगला हम लोग देखते हैं भाग विधि और सतत विभाजन विधि। ठीक है,
अगला विधि है सतत विभाजन विधि या उसी को कहते हैं भाग विधि। सतत विभाजन विधि या भाग विधि द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। तो ये जो है सबसे सरल और अच्छा तरीका है महत्तम समापवर्तक निकालने का। यहाँ पे देखो दो संख्याएं हैं, एक तो आपका 81 है और एक है आपका 117। इन दोनों को हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक माशा निकालना है। तो सतत विभाजन विधि, सतत लगातार, विभाजन मतलब विभाजित करते रहना है, या इसी को सीधा सीधा हम लोग कहते हैं भाग विधि। तो इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, ये देखो 81 भागित 117, 81 भागित 117, 81 का हमें टेबल पढ़ना है, 117 को भाग देना है। तो यहाँ पे करना क्या है, ये जो है हमारा भाजक है और ये भाज्य है। तो भाजक का हमें टेबल पढ़ना रहता है भाज्य के लिए। तो 81 का हमें इतने बार टेबल पढ़ना है कि 117 जो है आ जाए। तो 81 का टेबल पढ़ते हैं तो 81 एक कम, क्योंकि दो बार में ज्यादा हो जाएगा, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक बार पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 81 एक कम 81, 81 एक कम 81, ये घटा देंगे, 7 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 6। उसके बाद 1 को मानेंगे हम लोग 11, 11 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 8 3 11, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगी तो 3। एक वापस करेंगे, एक वापस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं हम लोग शेषफल, शेषफल, और इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाजक। ये देखो 81 इसमें से भाजक है, एक जो है भागफल है और 36 जो है शेषफल आया है। तो ये विधि क्या कहती है, सतत विभाजन विधि। सतत मतलब लगातार उसको भाग देते जाना है, भाग देते जाना है। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, अब जो है जो भाजक है उसको भाज्य बनाएंगे और जो शेषफल है उसको हम लोग भाजक बना देंगे। ये देखो ये जो है इस तरीके से करेंगे। अब जो 81 है भाजक है उसको हम लोग भाज्य बना देंगे, ये हो जाएगा। और फिर जो है हम लोग टेबल पढ़ेंगे अब 36 का, 36 का टेबल पढ़ेंगे। तो 36 से कम 36, 36 दूने 72, 36 दूने 72, तो ये आ गया हमारा 72। फिर घटा देंगे, 1 को मानेंगे 11 और 11 में से जाएगी 2, तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। एक वापस करेंगे, 7 और 1 8, 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब फिर से क्या करेंगे, ये अब शेषफल हो गया है, इसको हम लोग फिर क्या बना देते हैं, भाजक बना देते हैं। और ये 36 है, इसको हम लोग बना देते हैं भाज्य। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 36, ये हो गया। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक पूरी संख्याएं जो है पूरी तरीके से भाग ना चला जाए। अब देखो ये 9 आ गया है, 9 का टेबल हमें इतने बार पढ़ना है 36 से ज्यादा ना हो। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 में से 6 गया तो ये कट गया, 3 में से 3 गया तो ये कट गया। तो जो अंतिम जो आपका भाजक होगा, जो अंतिम भाजक होगा, जो पूरी संख्याएं पूरी तरीके से कट जाएगी और जो अंतिम भाजक होगा वही भाजक संख्या जो है इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पे 81 और 117 का महत्तम समापवर्तक 9 है। एक बार फिर से देख लो, ये सतत विभाजन विधि भाग विधि जो है बहुत सरल और बहुत अच्छा विधि है। इसमें करना क्या रहता है, जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या को हम लोग नॉर्मली भाग करते हैं, उसी तरीके से भाग करते जाना है। बस इसमें अंतर यह है कि जो शेषफल बचेगा उसको फिर से भाजक बना दो और जो भाजक है उसको भाज्य बना दो, और इस तरीके से प्रक्रियाओं को दोहराते दोहराते जाओ जब तक आपको अंतिम 0 0 ना मिले, तब तक आपको दोहराते रहना है। और अंतिम पड़ाव में जहां पे संख्याएं 0 0 हो जाती है
वहां पास का जो भाजक होता है वही भाजक जो है आपका उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। हम लोग एक और सवाल हल करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये देखो 150, 140 और 210 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ये दो से अधिक संख्याएं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सतत विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अगर दो से अधिक संख्याएं हैं तो पहले दो संख्या, कोई से भी दो संख्या, ऐसा नहीं है कि इन्हीं दोनों को लेंगे या इन्हीं दोनों को लेंगे, ऐसा नहीं, कोई भी दो संख्या को पहले लेना है और उसके बाद जो तीसरा संख्या बच गया उसको अंतिम में फिर से लेना है। चलो हम लोग देखते हैं, यह है हमारा 150 भागित 140, इसका हमें टेबल पढ़ना है। तो 140 का एक बार में ही जाएगा, 140 एकम 140, ये चला गया, शून्य घटा देंगे, शून्य में शून्य जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 5 में से 4 गया तो 1, अब ये जो है आपका 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भाजक है इसको हम लोग भाज्य बना देंगे तो ये हो जाएगा 140। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का टेबल इतने बार पढ़ेंगे कि 140 से ज्यादा ना हो, तो कितना आएगा, तो 10 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो पहले एक बार करके देखते हैं, 10 का 10, ये हो जाएगा 4, ये चला गया, फिर उतारेंगे 0 और 10 चौक 40, ये यहां से ये कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 10। अब 10 का जो है हम लोग 200 के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, 200 के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कट गया तो ये हमारा जो है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आया है 10। अब इस 10 का जो है 210 के साथ फिर भाग करेंगे, ये है हमारा 10 का टेबल इतने बार पढ़ो कि 210 से ज्यादा ना हो। तो पहले हम लोग दो संख्या लेते हैं, 10 दूने 20, ये हो गया हमारा, एक में से 0 जाएगा तो 1, ये 0 हो गया, 0 को उतारेंगे, अभी हो गई 10, 10 एक का 10। इस तरह से जो तीसरा संख्या है, जो आपका तीसरा संख्या है वो जब पूरी तरीके से भाग चला जाएगा तो उसका जो भाजक होगा वही जो है आपका महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ पे 150, 140 और 210 का महत्तम समापवर्तक आया है 10। कितना आया है 10, तो ये 10 जो है आपका मासा होगा।